अस्सलाम वालेकुम सीएसएस एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक टू पाकिस्तान ऑफिसर्स एकेडमी। क्या आप जानते हैं कि एनर्जी क्राइसिस असल में होता क्या है? क्यों कुछ मुल्कों में बिजली की कमी होती है और लोड शेडिंग होती रहती है? और क्या आप जानते हैं कि एनर्जी रिसोर्सेज को सही तरह मैनेज ना किया जाए तो फ्यूचर में क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? दोस्तों, हम जनरल साइंस के सेक्शन एनवायरमेंटल एंड अप्लाइड साइंस सेक्शन में हैं और आज का लेक्चर है एनर्जी रिसोर्सेज, जो कि सीएसएस एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और रियल वर्ल्ड टॉपिक है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर एनवायरमेंटल इश्यूज मिस किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ज़रूर देखें क्योंकि वो आपको एनवायरमेंटल कॉन्सेप्ट्स की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देता है। आज के लेक्चर में हम एनर्जी के तमाम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, बेसिक से लेकर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन तक। चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एनर्जी रिसोर्सेज की डेफिनेशन को देखते हैं। अब हम एनर्जी रिसोर्सेज की डेफिनेशन को समझेंगे और देखेंगे कि ये किन किस्मों में डिवाइड होते हैं। एनर्जी रिसोर्सेज की डेफिनेशन है, एनर्जी रिसोर्सेज आर नेचुरल सोर्सेज फ्रॉम विच एनर्जी कैन बी obtained एंड यूज्ड फॉर वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस। यानी एनर्जी रिसोर्सेज वो कुदरती ज़राए हैं जहाँ से हमें एनर्जी मिलती है, जिसे हम बिजली बनाने, सफ़र करने और फैक्ट्रीज चलाने के लिए यूज़ करते हैं। ये इंसानी ज़िंदगी के हर पहलू में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अब हम देखते हैं एनर्जी रिसोर्सेज को कैसे क्लासिफाइड किया गया है। एनर्जी रिसोर्सेज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज को आमतौर पर दो बड़ी किस्मों में डिवाइड किया जाता है ताकि उन्हें आसानी से समझा जा सके। पहली है रिन्यूएबल एनर्जी, यानी वो ज़राए जो कुदरती तौर पर दोबारा पैदा हो जाते हैं और जल्दी ख़त्म नहीं होते। दूसरा है नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, यानी वो ज़राए जो महदूद होते हैं और एक दफ़ा यूज़ होने के बाद धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। अब हम समअप करें तो एनर्जी रिसोर्सेज इंसानी ज़िंदगी के लिए बुनियादी अहमियत रखते हैं और उनकी दो मेन कैटेगरीज होती हैं। एनर्जी रिसोर्सेज कुदरती ज़राए हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और इन्हें रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल एनर्जी में डिवाइड किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहले हम रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को देखेंगे। अब हम रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को समझेंगे जो कुदरती तौर पर दोबारा पैदा होते हैं और कंटिन्यूसली यूज़ किए जा सकते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज आर दोज सोर्सेज दैट आर नेचुरली रिप्लेनिश्ड एंड कैन बी यूज्ड कंटिन्यूसली। यानी ये वो ज़राए हैं जो कुदरत खुद दोबारा बनाती रहती है और इनकी एनर्जी हम बार बार ले सकते हैं बिना ख़त्म हुए। रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की कुछ मेजर टाइप्स हैं, यानी रीन्यूएबल एनर्जी के कुछ इम्पोर्टेंट किस्म हैं जो कॉमनली यूज़ होते हैं। पहले नंबर पर है सोलर एनर्जी। एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम सनलाइट यूजिंग सोलर पैनल्स, यानी सूरज की रोशनी से बिजली या एनर्जी जनरेट करना, जिसे सोलर पैनल्स के ज़रिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी टाइप है विंड एनर्जी। एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय विंड टर्बाइंस, यानी हवा की मूवमेंट से एनर्जी बनाना और विंड टर्बाइंस के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। तीसरी टाइप है हाइड्रो पावर। एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम फ्लोइंग वाटर सच एज डैम्स, यानी बहते पानी जैसे डैम्स में से एनर्जी प्रोड्यूस करना। चौथी टाइप है बायोमास एनर्जी। एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट, यानी पौधों और जानवरों के वेस्ट से एनर्जी बनाई जाती है। अब पांचवी टाइप देखते हैं जियोथर्मल एनर्जी। एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम हीट इनसाइड द अर्थ, यानी ज़मीन के अंदर के हीट से एनर्जी जनरेट करना। ये तमाम टाइप्स रीन्यूएबल एनर्जी की थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और रीन्यूएबल एनर्जी के एडवांटेज को देखते हैं। सबसे पहले नंबर पर जो हमें फ़ायदा पहुंचता है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली, यानी माहौल को नुकसान नहीं पहुंचता।
यानी जो रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जो कुदरती ज़राए हैं उनसे माहौल को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। दूसरा फ़ायदा है सस्टेनेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग, यानी लंबे अरसे तक उसे यूज़ किया जा सकता है। इन तमाम नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज जो कुदरती ज़राए हैं इनको लंबे अरसे तक इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरा फ़ायदा ये होता है रिड्यूसेस डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स, यानी फॉसिल फ्यूल्स की ज़रूरत कम कर देता है। अब हम रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को सम अप करें तो रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज नेचुरली रिप्लेनिश्ड हैं और इन्वायरमेंट फ्रेंडली और सस्टेनेबल हैं, जैसे सोलर, विंड, हाइड्रो पावर, बायोमास और जियोथर्मल एनर्जी सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली ज़राए हैं जो फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंसी कम करते हैं। सीएससी एस्पायरेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज आर लिमिटेड सोर्सेज दैट कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड क्विकली, यानी वो ज़राए हैं जो महदूद होते हैं और एक दफ़ा यूज़ होने के बाद काफ़ी अरसे तक दोबारा अवेलेबल नहीं होती। इसकी कुछ मेजर टाइप्स हैं, यानी नॉन रीन्यूएबल एनर्जी के कुछ इम्पोर्टेंट किस्म जो कॉमनली यूज़ होते हैं, इनको हम एक एक करके डिटेल में देखते हैं। पहले नंबर पर है फॉसिल फ्यूल्स, कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस, यानी कोल, ऑयल और नेचुरल गैस जैसे ज़राए जिनसे इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल बनाया जाता है। दूसरी टाइप है न्यूक्लियर एनर्जी, एनर्जी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रेडियो एक्टिव मटीरियल सच एज यूरानियम, यानी यूरानियम और दूसरे रेडियो एक्टिव मटीरियल से एनर्जी जनरेट करना। ये दो मेजर टाइप्स थी नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की। अब हम नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के कुछ डिसएडवांटेज यानी इन रिसोर्सेज के नेगेटिव एस्पेक्ट्स को देखते हैं। सबसे पहले नंबर पर है फाइनाइट सप्लाई, सप्लाई लिमिटेड है और कभी ख़त्म हो सकती है। दूसरा नुकसान है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, यानी माहौल को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तीसरे नंबर पर जो हमें नुकसान पहुंचता है वो है मेजर कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल वार्मिंग, यानी ग्लोबल वार्मिंग में बड़ा हिस्सा डालते हैं। अब हम नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को सम अप करें तो नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज लिमिटेड और एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। फॉसिल फ्यूल्स और न्यूक्लियर एनर्जी लिमिटेड सोर्सेज हैं जो एनवायरनमेंट पोल्यूट करते हैं और ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एनर्जी क्राइसिस। अब हम एनर्जी क्राइसिस को समझेंगे जो तब होता है जब एनर्जी की डिमांड अवेलेबल सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है। सबसे पहले हम एनर्जी क्राइसिस की डेफिनेशन को देखते हैं कि एनर्जी क्राइसिस असल में होती क्या है। एनर्जी क्राइसिस अकर्स व्हेन द डिमांड फॉर एनर्जी एक्सीड द अवेलेबल सप्लाई, यानी जब लोगों और इंडस्ट्रीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी चाहिए हो और अवेलेबल रिसोर्सेज उस डिमांड को फुलफ़िल ना कर सकें तो एनर्जी क्राइसिस क्रिएट होता है, यानी एनर्जी की मुश्किलात पैदा होती हैं। अब हम इस एनर्जी क्राइसिस की कुछ काजेज़ देखते हैं, यानी एनर्जी क्राइसिस के मेजर रीजंस क्या हैं। सबसे पहले नंबर पर है रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, आबादी का तेज़ी से बढ़ना एनर्जी की डिमांड को बढ़ाता है। दूसरे नंबर पर दूसरे नंबर पर है इंडस्ट्रियलाइजेशन, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज एनर्जी का बहुत यूज़ करती हैं। तीसरे नंबर पर है ओवर डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स, यानी फॉसिल फ्यूल्स पर ज़्यादा रिलायंस लिमिटेड सप्लाई को और प्रेशर देता है। चौथा सबब है पुअर एनर्जी मैनेजमेंट, यानी एनर्जी को एफिशिएंटली मैनेज ना करना शॉर्टेज क्रिएट करता है। ये चार मेन एनर्जी क्राइसिस के मेन रीजंस थे। अब हम आगे बढ़ते हैं और एनर्जी क्राइसिस के कुछ इफ़ेक्ट्स देखते हैं, यानी एनर्जी क्राइसिस के नेगेटिव रिजल्ट्स क्या हैं जो दुनिया भर में चल रहे हैं। सबसे पहले नंबर पर है इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज, बिजली की कमी और लोड शेडिंग बढ़ रही है। दूसरे नंबर पर इफेक्ट हो रहा है इकोनॉमिक स्लो डाउन, यानी इंडस्ट्रीज और इकोनॉमी स्लो होती जा रही हैं। तीसरे नंबर पर राइजिंग एनर्जी प्राइसेस, यानी फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी के दाम बढ़ जाते हैं। चौथे नंबर पर है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, यानी ओवर यूज और
इनएफिशिएंट एनर्जी सोर्सेज से एनवायरनमेंट नुकसान में रहता है। अब हम एनर्जी क्राइसिस को सम अप करें तो एनर्जी क्राइसिस तब होता है जब डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो और इसके मल्टीपल सोशल, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स होते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ, इंडस्ट्रियलाइजेशन और फॉसिल फ्यूल्स डिपेंडेंस एनर्जी क्राइसिस के मेजर सबब हैं जो बिजली शॉर्टेज और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एनर्जी क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज। अब हम देखते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज में एनर्जी क्राइसिस कैसे होता है और इसके की इश्यूज क्या हैं। सबसे पहले इसका ओवरव्यू समझते हैं। मैनी डेवलपिंग कंट्रीज फेस सेवर एनर्जी शॉर्टेज, यानी बहुत से डेवलपिंग मुल्कों में एनर्जी की सप्लाई इतनी नहीं होती कि डिमांड को पूरा कर सके, जिससे शॉर्टेज का सामना करना पड़ता है। अब हम देखते हैं कुछ कॉमन इश्यूज यानी एनर्जी क्राइसिस के आम मसाइल जो अक्सर डेवलपिंग कंट्रीज में पाए जाते हैं। इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले नंबर पर है लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। बिजली और फ्यूल के लिए बेसिक सिस्टम्स कमज़ोर हैं। दूसरे नंबर पर है डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड फ्यूल्स। बाहर से फ्यूल लाना पड़ता है जो कॉस्ट और सप्लाई दोनों में चैलेंज क्रिएट करता है। और तीसरा मसला है इलेक्ट्रिसिटी लोड शेडिंग, यानी बिजली की रेगुलर कट्स इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल एरियाज में होती हैं। चौथा मसला है लेक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रीन्यूएबल एनर्जी, यानी रीन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह से सस्टेनेबल सॉल्यूशंस लिमिटेड हैं। और इन तमाम इश्यूज की वजह से क्या होता है, अब इसको एक लाइन में देखते हैं। दिस लीड्स टू रिड्यूस्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस, यानी ये प्रॉब्लम्स इंडस्ट्रीज की प्रोडक्टिविटी को कम करती हैं और इकोनॉमी पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं। अगर हम इसको सम अप करें तो डेवलपिंग कंट्रीज में एनर्जी शॉर्टेज की वजह से इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं और डिपेंडेंसी और इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर होता है। लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंपोर्ट फॉसिल फ्यूल्स पर रिलायंस और रीनेबल एनर्जी के इन्वेस्टमेंट की कमी डेवलपिंग कंट्रीज में एनर्जी क्राइसिस का सबब बनती है। अब हम सम अप करें तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में एनर्जी शॉर्टेज की वजह से इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं और डिपेंडेंसी और इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर होता है। लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंपोर्टेड फ्यूल्स पर रिलायंस और रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट की कमी डेवलपिंग कंट्रीज़ में एनर्जी क्राइसिस का सबब बनती है। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और लास्ट में देखते हैं मॉडर्न एनर्जी सॉल्यूशंस। अब हम मॉडर्न एनर्जी सॉल्यूशंस को समझेंगे जो एनर्जी क्राइसिस को ओवरकम करने में मददगार हैं। सबसे पहले ओवरव्यू समझते हैं। तो ओवरकम एनर्जी क्राइसिस मॉडर्न सॉल्यूशंस इंक्लूड, यानी एनर्जी शॉर्टेज और डिमांड सप्लाई गैप दूर करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल और सस्टेनेबल सॉल्यूशंस हैं जिनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर पर है रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन, इंक्रीजिंग यूज ऑफ सोलर, विंड एंड हाइड्रो पावर, यानी सोलर, विंड और हाइड्रो पावर जैसे सस्टेनेबल सोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके फॉसिल फ्यूल्स की डिपेंडेंसी कम की जा सकती है। दूसरे नंबर पर है एनर्जी इफिशिएंसी, यूज ऑफ एनर्जी सेविंग टेक्नोलॉजीज एंड एप्लायंसेस, यानी बिजली और फ्यूल को एफिशिएंटली यूज़ करना, एनर्जी सेविंग डिवाइसेस और टेक्नोलॉजीज एडॉप्ट करना ताकि वेस्टेज कम हो। तीसरे नंबर पर है न्यूक्लियर एनर्जी, कंट्रोल्ड यूज़ फॉर लार्ज स्केल एनर्जी प्रोडक्शन, यानी यूरानियम और रेडियो एक्टिव मटीरियल से सेफ और कंट्रोल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना जिससे लार्ज स्केल डिमांड फुलफिल हो सकती है। चौथे नंबर पर है स्मार्ट सिस्टम्स, इफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैनेजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी स्मार्ट ग्रिड्स और मॉडर्न मैनेजमेंट सिस्टम्स के ज़रिए बिजली को एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट और मॉनिटर करना। पाँचवें नंबर पर है पॉलिसी मेयर्स, गवर्नमेंट प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट इन सस्टेनेबल एनर्जी सिस्टम्स, यानी हुकूमत और अथॉरिटीज़ की तरफ से सस्टेनेबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट और प्लानिंग बहुत ज़रूरी है।
अगर हम सम अप करें तो मॉडर्न सॉल्यूशंस में रीन्यूएबल एक्सपेंशन, इफ़िशियंसी, न्यूक्लियर एनर्जी, स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन और पॉलिसी प्लानिंग शामिल हैं। रीन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी इफ़िशियंसी और स्मार्ट ग्रिड्स एनर्जी क्राइसिस को कम करते हैं और सस्टेनेबल फ्यूचर प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, आज के लेक्चर में हमने एनर्जी रिसोर्सेज को डिटेल में समझा। हमने देखा एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं, रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज क्या हैं और एनर्जी क्राइसिस को कैसे मैनेज किया जा सकता है। अगर आपने इस लेक्चर को प्रॉपरली समझ लिया तो आप एनर्जी रिलेटेड एमसीक्यूज और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर सकते हैं। लेक्चर को रिवाइज करें और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखें। अगर लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप हमारे सीएसएस कोर्स के अगले लेक्चर्स मिस ना करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर होगा बायोलॉजिकल साइंस, जिसमें हम सेल स्ट्रक्चर और बायोमोलिक्यूल्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।